बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली है। ममता ने अपनी मुलाकात में कोविड-19 के हालात से लेकर वैक्सीन की मांग को लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वैक्सीन कम मिली है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और क्या क्या बात हुई इसका पूरा ब्यौरा तो नहीं रखा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी की यह मुलाकात। और जब मीडिया से मुखातिब हुई तो पेगासस के मुद्दे से लेकर त्रिपुरा में उनको लोगों को किस तरह से पुलिस परेशान कर रही है, चुनाव की हर एक चर्चा दीदी ने जमकर की है मीडिया कर्मियों से अपनी बात रखते समय। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी की ओर से प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी की ओर से प्रवक्ता विद्या चौहान है। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए डॉक्टर संबित पात्रा जी, इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया कि देखिए चुनाव तो अभी दूर है लेकिन तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जनसंख्या के हिसाब से हमें वैक्सीन कम मिली है। त्रिपुरा जहां पर हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, अपोजिट दल यानी कि आप ही के ऊपर निशाना साधते हुए, इस मुलाकात के मतलब और मायने क्या समझाएंगे और क्या आप लोगों को इस मुलाकात में नजर आया है? संबित पात्रा। देखिए चित्रा जी, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ममता जी की मुलाकात का विषय है, खुद ममता जी ने कहा कि ये एक कर्टसी मुलाकात है, चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात है और जनरली एक औपचारिकता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना होता है, राज्यों के विषय पे चर्चा करनी होती है। भिन्न भिन्न विषयों पे उन्होंने बातचीत की है, वैक्सीन से लेकर अन्य विषयों पे, नाम बदलने के विषयों पे बातचीत की है, ऐसा अभी ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया। देखिए, इस विषय पे एक प्रवक्ता के नाते मैं चर्चा करूं या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति टीएमसी से चर्चा करे, ये उचित नहीं है, क्योंकि खुद ममता जी ने कहा हम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये मैं भी सार्वजनिक करना नहीं चाहती हूं। जो चीज वो खुद सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है उस पर मुझे लगता है मैं अधिक कुछ और नहीं कहूंगा। ये होता है, हिंदुस्तान एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। स्वाभाविक है उसमें हम कितनी भी तीक्ष्णता के साथ, कितनी भी तीखी बहस हमारी चुनाव के समय होती हो, मगर जब लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलते हैं उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहां तक राजनीतिक विषय, संबित पात्रा जी पीएम की कुर्सी पर ही है, 2024 के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और उनका कांग्रेसी नेताओं को लेकर खासतौर से ये कहना है, जिनसे आज उनकी मुलाकात हुई, कि हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत सारी चर्चा की गई है। देखिए, उसी पे मैं कहने वाला था कि मैं उसी पे चर्चा करूंगा जो दीदी ने कहा, ममता जी ने कहा कि अब तो 24 दूर है मगर प्रिपरेशन तो अभी से करनी पड़ेगी, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और सोनिया जी ने हमें चाय पे बुलाया है, अच्छी बात है, जरूर सोनिया जी चाय पे बुलाए तो जाना चाहिए, मगर वैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, मुझे एडवाइस नहीं देना चाहिए, मगर ममता जी को फोन करके पता लगा लेना चाहिए कहीं चाय पे राहुल गांधी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी राजनीतिक चाय बहुत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ पी चुके हैं और उसका हश्र क्या हुआ है आप भी जानती हैं और पूरा दुनिया जानता है। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने चाय पे बुलाया था अखिलेश यादव जी को, दोनों अच्छे लड़के साइकिल पर बैठ के चाय पी के गुनगुनाते हुए निकले थे उत्तर प्रदेश में, क्या नतीजा हुआ वो आपने देखा है। ठीक उसी प्रकार याद करिए, एक समय ऐसा भी था कि लालटेन पकड़ करके दोनों भाई वहां बिहार में भी चाय पी रहे थे, उसके बाद लालटेन का क्या हुआ यह भी आपने देखा है। मायावती जी के साथ भी चाय पिया था, तो जिसके साथ राहुल गांधी जी ने चाय पिया है उसका नतीजा ठीक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बदहजमी हुई है। इसलिए ममता जी को पता लगा लेना चाहिए कि चाय पे कल राहुल गांधी तो नहीं रहेंगे कहीं। संजय शर्मा जी, टीएमसी के प्रवक्ता वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, मुलाकात के बाद दीदी ने खोलकर तो तमाम बातें नहीं कही जिसका इंतजार किया जा रहा था कि पीएम से पहली मुलाकात में वो और क्या क्या बातें करती हैं, कोरोना के इर्द गिर्द ही अपनी बातें रखी, लेकिन संबित पात्रा ने जो कहा है उस पर जवाब दीजिए आप। कल शाम 4:30 बजे मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से, मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है? ये एक सौजन्य साक्षात्कार है और जैसा कि आज दीदी ने खुद ही ये बात कही है कि राज्य के विधानसभाओं में भारी बहुमत से जीत के बाद पहली बार ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है, तो स्वाभाविक तौर से संघीय ढांचे की जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करते हुए देश के प्रधानमंत्री से उन्हें मिलना था और देश के प्रधानमंत्री से बंगाल की बातें रखनी थी।
इस दौरान उन्होंने बहुत से पत्र में प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमें वैक्सीन प्रॉपर और तरीके से दी जाए जिससे हम प्रॉपर वैक्सीन कर सकें और कोरोना का जो थर्ड वेव सामने आ रहा है उससे हम मुकाबला कर सके। और बंगाल के कुछ ड्यूज वगैरह थे, तो ये सौजन्य साक्षात्कार आप कह सकते हैं ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी से उनका था और उस पर बात की। लेकिन उनकी नजर तो पीएम की उसी कुर्सी पर है ना जिस पर वो बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी अभी से विपक्षी दलों को एकजुट कर रही हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि टीएमसी का जो अस्तित्व है वो बंगाल के बाहर कहां पर है? देखिए, बंगाल में तो हमारा क्या है, ये तो स्टेब्लिश्ड हो गया है और आपने बंगाल के बाहर पूछा है। बंगाल के बाहर जब आपने पूछा है तो कल ही त्रिपुरा में हमारे कुछ लोगों को त्रिपुरा पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होटल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये इस बात को ये साबित करता है कि त्रिपुरा में भी हमारा बहुत अच्छा अस्तित्व हो गया है। और बंगाल में जैसे खेला होवे ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था और एक अद्भुत खेला हुआ पश्चिम बंगाल में, वही खेला त्रिपुरा में अभी चल रहा है। त्रिपुरा में ये स्लोगन बहुत हिट हो रहा है, त्रिपुरा कोई तोष दीदी आई तोष। तो ये हमारा सौभाग्य है कि त्रिपुरा की जनता ने दीदी को सर पर बैठाने की तैयारी कर ली है और त्रिपुरा से भाजपा की विदाई त्रिपुरा के जनता ने तय कर दी है और त्रिपुरा की जनता की आवाज के साथ हम अपनी जनता की आवाज मिलाने जा रहे हैं। केसी त्यागी जी, हम सब ने देखा है कि बहुत बार तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद हुई। ममता बनर्जी भी जीत के बाद इतनी ज्यादा गदगद है कि 5 दिनों के लंबे चौड़े दौरे पर दिल्ली में है और तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन हम सब ने देखा है कि काट के हांडी बार बार चढ़ी नहीं, और अगर चढ़ी भी तो ज्यादा दिनों तक चली नहीं। ममता बनर्जी की इस कोशिश को, कवायद को आप कैसे देख रहे हैं? जोश से भरी हुई है दीदी और उनको लग रहा है कि अब तो मेरी मंजिल पीएम कुर्सी की बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप त्यागी साहब? आपने ठीक विश्लेषण किया है चित्रा जी। कभी टीएमसी भी, एनसीपी भी, जेडीयू भी और शिवसेना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लगभग सभी लोग साथ हुआ करते थे। एनसीपी सरकार में नहीं थी, लेकिन अटल जी के सौजन्य से वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन थे। दोनों के इतने बढ़िया रिश्ते थे कि मुझे मुंबई में शरद पवार जी का 60वां जन्मदिन याद आ रहा है। बीजेपी के मना करने के बावजूद भी अटल जी मुंबई गए थे, ये उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा। और जो प्रशंसा उन्होंने शरद पवार जी की थी वो आज भी मुंबई में चर्चा का विषय है। परिस्थितियां बदली हैं, आज जीत करके आई है ममता जी। और जब जब भी कोई रीजनल लीडर, जो सब नेशनलिज्म है, जो उपराष्ट्रवाद है, उसका जब भी कोई नेता जीत करके आता है उसका ऐसी स्वागत होता है। और ममता जी बहुत चमत्कारिक नेता हैं। हमने उनका जो कांग्रेस के अंदर यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में भी उनका उठान देखा है। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया वो भी हमने अपनी आंखों में देखा है। किस तरह से वो एनडीए की बहुत उन्होंने एनडीए में रह करके जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में काम किया वो भी याद है। लेकिन एक चीज लेफ्ट वालों को और मेरे कांग्रेस के मित्रों को नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों को पराजित नहीं, नेस्ता नाबूद करके ही ममता दीदी का जन्म हुआ है। मैं उनके जीतने पर, उनके पराक्रम पर उनको बधाई देते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि दिल्ली बहुत दूर है। इस तरह के पराक्रम हमने कभी एनटीआर के भी देखे, चौधरी देवीलाल जी के भी देखे, हमने वाईएसआर के भी देखे और हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं शरद पवार जी, उनके भी देखे। ये जो उपराष्ट्रवाद की ताकतें हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। मैं 2-3 ऐसी सरकारों का हिस्सा रहा हूं और दर्शक भी रहा हूं कि तीसरे मोर्चे की सरकारें इस देश में चलती नहीं है। चित्रा जी और थोड़ा समय लूंगा जी। एक तो कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ी बाधक है। 79 में मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ था, 6 महीने की सरकार चली कांग्रेस की मदद से। मैं सांसद था वीपी सिंह जी के साथ, उसकी मियाद 1.5 साल रही। कांग्रेस पार्टी का समर्थन था चंद्रशेखर जी को, वो 6 महीने चली। हम जनता दल में थे, देवागौड़ा जी की सरकार थी, उसकी मियाद 6 महीने थी, 1 साल थी। और उससे कम समय इंद्र कुमार गुजराल जी की थी। तो या तो कांग्रेस पार्टी धुरी बने, वरना न खाएंगे न खाने देंगे टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है कांग्रेस पार्टी का, वो तीसरे मोर्चे की उम्र कम कर देता है। आप कुछ कहना चाह रही? कांग्रेस पार्टी धुरी बने, आप ये बातें कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, जब भी ममता बनर्जी की बात आती है
आपने भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही अलग हुई, लेकिन हर बार हमने देखा है आमने सामने भी दोनों पार्टियां हुई। लेकिन हाल के बंगाल चुनाव में बेहद दिलचस्प रहा, जब कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी क्षमता होने के बावजूद वहां पर उस तरह से मैदान में नहीं उतरी और 47 सीटों वाली ये पार्टी शून्य पर आकर सिमट जाती है। लेकिन आनंद दुबे जी, सीधे मैं शिवसेना के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए फिर मैं एनसीपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ विद्या जी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आनंद दुबे जी, शिवसेना की ओर से अब उद्धव ठाकरे को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। संजय राउत का जन्मदिन पर इस तरह का बयान आ रहा है, तो जब इतने सारे नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में होंगे, फिर तो बाजी जो अपोजिशन है वही मार ले जाएगा। उद्धव ठाकरे या फिर ममता बनर्जी? चित्रा जी, आप लोग भी ममता दीदी की बहुत तारीफ कर रहे हैं सबसे पहले, लेकिन कौन है कुर्सी का प्रबल दावेदार? चित्रा जी नमस्कार। चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में संसद का सदन चल रहा है। ममता दीदी ने एक बहुत बड़े भाजपा के रथ को न कि रोका बल्कि चकनाचूर किया है, तो दिल्ली में उनका स्वागत तो होगा ही। सभी दल उनसे मिलेंगे। भाजपा छोड़ के अगर सब दल उनको चाय पर बुलाते हैं तो भाई संबित जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीदी का सम्मान सभी दल करते हैं। रही बात आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का, आज उनका जन्मदिन है। हमारे मुख्य प्रवक्ता संजय राउत जी ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की नेतृत्व की सरकार ने महाराष्ट्र को संभाला है, इसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी की है। खुद मोदी जी भी उद्धव जी की तारीफ करते हैं। हालांकि मैं एक बात कह दूं कि 2024 अभी बहुत दूर है, उसके पहले एक सेमीफाइनल का बड़ा मैच होगा उत्तर प्रदेश में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ 3 बड़े दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी और बसपा। तो देखना होगा कि तीसरा मोर्चा एक प्रयोग के रूप में पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है या 2024 तक अरे पहुंचता आप अपने आप को कहां देख रहे हैं दुबे जी? पहले अमूमन उस पर जब आइए भी ना। तीसरे मोर्चे की, हाँ, अपने आप को कहां मैं देख बता रहे रहा हैं? हूं, अपने आप को हम वही देख रहे हैं कि देखिए इस देश में 2 बड़े दल हैं, एक एनडीए एक यूपीए। आप कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी भी दल के बिना लिए हुए किसी तीसरे मोर्चे की कल्पना आप नहीं कर सकती। तो आपको देखना होगा कि समय अनुसार क्या स्थिति बदलती है। रही बात शिवसेना की, तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में इतनी मजबूती है कि यदि देश चाहे तो आज शिवसेना देश का नेतृत्व करने को तैयार है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जो शिवसैनिक है वह पूरे देश में है। ठीक है, हम हर जगह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिना सहयोगियों के आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी महाराष्ट्र में, उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ती है। तो फिर पूरे देश को कैसे चलाएंगे आप? ये भी बड़ा सवाल है ना विद्या चौहान जी। शरद पवार साहब से सहयोगी तो बीजेपी भी, सहयोगी तो बीजेपी भी हमारे साथ 30 साल थी। और बाद में फिर उसको, ठीक है, संबित पात्रा जी हंस रहे, उसका जवाब देंगे। विद्या जी जल्दी से एक आपका कमेंट, ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे? शरद पवार की पहली पसंद कौन है, क्योंकि आप दोनों ही रेस में दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने के लिए चर्चा नहीं होती। जैसा आपने सब लोगों का सुन लिया वैसा मुझे भी आपने सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए वो तो समय ही बताएगा, ना ही आप बता सकते हैं ना कोई हम लोग बता सकते। लेकिन इतना तय है कि हमें अभी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी स्वीकार नहीं है। अगर सब छोटे छोटे दलों ने, देश भर के दलों ने अगर ये तय कर लिया कि अकेली कांग्रेस इसका सामना नहीं कर सकती, तो हम लोग इनका साथ देने के लिए सब एक साथ आने के लिए तैयार। किसका साथ देने के लिए? प्रश्न पूछा और मोदी जी पसंद नहीं है तो कौन सा चेहरा पसंद है? तो मैंने आपको बताया ना, तो ये समय ही बताएगा। कुछ बातें जो है वो समय के पहले नहीं की जा सकती। देखिए, चुनाव का माहौल बनाना, मोदी के विरोध में लोगों को बताना कि इन्होंने 7 साल में कितनी गलतियां की है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए तो मोदी जी के सिवा कुछ नहीं, ऐसा देश में एक चित्र बन गया था। लेकिन अभी देशवासियों, आम जनता से लेके आज सब लोगों को ये क्यों लग रहा है कि भाई ये चल रहा है, ये गलत चल रहा है। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, कोरोना है, किसान नाराज है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं है। तो ये सब अगर बदलना है तो पहले मोदी जी को उस कुर्सी से हटाना पड़ेगा। विशाल मिश्रा जी, हटाना होगा तो सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री एक छोटा सा जवाब आप देखिए। वो कह रही हैं कि मोदी जी को हटाना है तो तमाम दलों को साथ आना होगा, और अभी हमारा सारा का सारा मकसद इसी पर फोकस है, कहीं और नहीं भटकना चाहती हैं विद्या जी। देखिए चित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज पूरे भारत में मोदी वर्सेस आल हो रहा है।
एक्चुअली ये लोग मोदी फोबिया से ग्रसित हैं, लेकिन इनको मोदी जी की विकास की प्राथमिकता नहीं दिखती, जिनके एजेंडे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है। बस इनकी एक ही इच्छा है कि येन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करना। जन कल्याण की तो देखिए आपने किसी ने चर्चा ही नहीं की। रही बात आज ममता बनर्जी जी के प्रधानमंत्री जी से मिलने की, तो ठीक है, ये उनका अपना जो है एक पारंपरिक एक जो है प्रक्रिया है, उसके तहत वो मिली। लेकिन आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में पीएम से वो तब मिल रही हैं जब पेगासस मामले पर वहां पर आदेश देकर आई हैं जांच के। दो पूर्व जजों की कमेटी आदेश चित्रा जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इनके सांसद वहां पे आईटी मिनिस्टर के हाथ से कागज लेके फाड़ देते हैं। संसदीय प्रक्रियाओं का, संसदीय परंपराओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जहां पे पर मिनट 2.5 लाख का खर्चा आता है। लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछना चाहिए, सरकार सवाल देने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए, लेकिन इनको चर्चा ही नहीं करना है। आप देखिए ना किस प्रकार से वेल में आके किस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उस पर तो बहस ही नहीं करना है। केन केन प्रकारेण बस मोदी सरकार को हटाना है। अरे भाई, मोदी सरकार को हटाने के लिए भी और मेहनत करिए। आज आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति जी ने कि आप सपने देखिए, लेकिन सपने देखने के लिए काम भी करिए। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में चित्रा जी चुनाव के बाद हिंसा, रक्त रंजित हिंसा पर कोई बोला? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। हमारे एससी समाज पर, एसटी समाज पर, हमारी महिलाओं विशाल जी का, हमारी नारियों का संजय शर्मा जी अपमान हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना। और बार-बार बीजेपी हमलावर होती है कि बंगाल का जो हाल कर दिया था आपने, वही काम आपने संसद के भीतर करने लगे। समझ में आ रही हूँ। एक बार संजय शर्मा की बात है। कितना नारी सम्मान किया आप लोगों ने। स्मृति ईरानी के पीछे भी आपने पेगासस लगाया हुआ है। संसद में चर्चा करिए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मानसून सत्र शुरू होने के पहले कह दिया कि आप कठिन सवाल, एक करके विशाल जी प्लीज एक बार बात हो जाए संजय शर्मा की। आप चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। विशाल मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो सवाल पूछते। ठीक है विशाल मिश्रा जी प्लीज, विशाल मिश्रा जी की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, वो उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है प्लीज। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं, बताइए। ये विशाल जी, देखिए मैंने सबके प्रश्नों को एक मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। चित्रा जी मैं कंप्लीट कर लूं, बहुत लोग हैं, आराम से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने सबके बातों को बड़े ध्यान से सुना, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मैं विनम्रता के साथ कहूंगा, पीएम की कुर्सी होती है, पीएम की चटाई या बेंच नहीं होता है। मतलब कुर्सी में एक ही आदमी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि ममता जी भी बैठेंगी, मायावती जी भी बैठेंगी, राहुल जी भी बैठेंगे, उद्धव जी भी बैठेंगे, शरद जी भी बैठेंगे, ऐसा कोई बेंच नहीं है, कुर्सी ही होती है। इनको चुनना पड़ेगा, हमने कोई रोक नहीं लगाई है। आप राहुल जी को चुन लीजिए, या मायावती जी को चुन लीजिए, या ममता जी को चुन लीजिए, आप उद्धव जी को चुन लीजिए, ये हमने कोई रोक नहीं लगाया है कि आप नहीं, आप चुनिए, कोई चटाई नहीं बिछाया कि सब आके बैठ जाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी पसंद नहीं है हमें। मोदी जी कब पसंद थे आपको? 2012 में पसंद थे मोदी जी, 2013 में पसंद थे मोदी जी, जब पीएम नहीं थे तब भी पसंद नहीं थे, जब पीएम बन गए। आपके पसंद या नापसंद से नहीं होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जनता की पसंद और नापसंद का विषय है। अब मैं बताता हूं जनता मोदी जी को क्यों पसंद करती है। देखिए ये जो आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो ये थर्ड फ्रंट बनना चाहती है, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या ये जो समाजवादी पार्टी है ये क्या चाहती है कि स्वर्णिम इंडिया बन जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कैसे भी ये जो यादव परिवार है ये आगे बढ़ता रहे। ये लालू जी की पार्टी आरजेडी क्या चाहती है कि बहुत डेवलपमेंट हो जाए, एकदम चमचमाती सड़क बन जाए। नहीं 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 नहीं, ये चाहते हैं कैसे भी हमारे 2 बालक हैं ये सेटल हो जाएं। आप बताइए ये शिवसेना क्या चाहती है? शिवसेना क्या चाहती है कि एकदम भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाए? ऐसा नहीं है। किस प्रकार से आदित्य जी को सेटल कर देना है, भविष्य में इनकी नेतागिरी चलती रहे, उसकी चिंता करनी है। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर सोमवार को झड़प के बाद केंद्र अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 10:30 बजे एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह सचिव ने बुलाई है। इस बैठक में असम और मिजोरम दोनों राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। सोमवार को असम मिजोरम के बीच झड़प में 5 असम पुलिस के जवानों की मौत हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जानकारी ये निकलकर सामने आई है, अचानक से असम पुलिस के अधिकारी एक तरफ मिजोरम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सरकार भी यही काम कर रही है, जबकि मिजोरम के अधिकारियों और सरकार
असम पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो राज्यों के बीच जिस तरह की स्थिति, जो संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है, यकीनन वो बेहद चिंताजनक है। संबित पात्रा जी, ये बड़ी खबर इस वक्त की है, असम मिजोरम सीमा विवाद पर कल बड़ी बैठक होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार आप पर हमलावर है। कह रही है सीधे सीधे सरकार का ये फेल्योर है, जिस तरह की स्थिति इन दोनों ही राज्यों में पैदा हुई है। एक जल्दी से इस खबर पर टिप्पणी संबित जी। नहीं चित्रा जी, मैं इस खबर पे कोई भी टिप्पणी फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कल इस पर बैठक है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ इस विषय पे आगे बढ़ना है। दोनों ही राज्य भारत के राज्य हैं, दोनों के प्रति बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैं एक प्रवक्ता के नाते बैठक से पहले कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा और मैं जानता हूं हम सब मिलकर इसको सुलझा भी लेंगे। और मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तभी मैं कह रहा हूं मिलकर सुलझा लेंगे। ऐसे कोई नहीं, विपक्ष हर विषय पर राजनीति करती है। मैं फिर भी कहूंगा कि मैं इस समय ऐसे संवेदनशील विषय पे, जिसको कि आपने कहा कल बैठक के माध्यम से सुलझाने की चेष्टा हो रही है, मैं इस पर अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ममता जी वाले विषय पे मैं अपने विषय को पूरा कर लूं, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया। ठीक है, विद्या जी से छोटा सा कमेंट इस खबर पे ले लेती हूं, उसके बाद फिर आप ममता बनर्जी पर आगे बढ़ेगा। आपका पक्ष हो गया। विद्या जी, आप लोग बार बार इसको, चूंकि कांग्रेस पार्टी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में गृह मंत्री की नजर है कि हालात जल्द से जल्द काबू हो जाएं, और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क में हैं। इसके बावजूद आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये पूरी तरह से फेल्योर है सरकार का? ये देखिए, अभी पात्रा जी बोल रहे थे कि मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सभी मुद्दों पे बोलते हैं, तो बोलना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उन्होंने जो पहली बार बोला था कि भाई कांग्रेस के यहाँ चाय पीने को जाना है, फिर बोले अखिलेश सिंह का चाय पिया, साइकिल पे बैठे, ये देखिए, ये पॉलिटिकल कमेंट्स है ना, ये बहुत घटिया कमेंट्स है। देखो, हम लोग जो है ना, हम लोग सब देश भर के सब एकत्रित होके हम लोग चाय पिए या कॉफी पिए, ये हमारा प्रश्न है ना। लेकिन हमको ये है कि हम सब लोग एक साथ आके भाजपा को टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ममता तो क्रिएट होने दीजिए। लोग ममता बनर्जी का, पवार साहब का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि बंगाल में और महाराष्ट्र में फिर से उन्होंने भाजपा की सत्ता आना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जो शरद पवार जी भी रेस में हैं प्रधानमंत्री बनने के। देखिए, पवार साहब ने ये खुद ही क्लियर कर दिया है कि मेरी पार्टी की इतनी सीट्स आती नहीं, लेकिन एक बताती हूँ कि पवार साहब का जो एक्सपीरियंस है राजनीति का और उनका जो अनुभव है, उनका जो कद का नेता है, वो आज उसकी देश के लिए जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री कौन बनना है वो तो समय ही तय करेगा, ठीक है, वो ना ही कोई बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 की लड़ाई बहुत ये होगी, और भाजपा को जो पहले समर्थन मिलता था वो लोगों का, आम आदमी का समर्थन लोगों नहीं का है। संबर्धन संबित पात्रा जी आपको नहीं मिलेगा, ये एनसीपी का कहना है। और ये भी कहना है कि देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल हो, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी गई है। ठीक है मैडम, परेशान हो गए कि भाजपा चुनाव के पहले जवाब ले लेते हैं। अगर शांत हो जाए मैडम तो मैं बात कर लूं। लेकिन आज ये पेट्रोल डीजल के दामों पे सुन लीजिए, बैठे हैं। ना ही स्मृति ईरानी कुछ बोलती है, ना ही जावड़ेकर जी कुछ बोलते हैं। पेट्रोल आप जवाब ले लेते चित्रा हैं। जी हो गया हो ठीक तो है, मैं आप बात जवाब कर ले लूं। लेते हैं। बोलिए संबित पात्रा जी। देखिए, मैं अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने कहा कि हम चाय पिए, कॉफी पिए, हम सब आपस में बैठे, हमें क्या है। मैंने तो शुरू से कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चाय भी पीजिए, कॉफी भी पीजिए, मगर चाय और कॉफी पी लेने से अगर चुनाव जीता जा सकता था तो बताइए, 100 कप चाय अभी हम लोग सब पी लेते हैं बैठ के यहाँ पर। ये चाय और कॉफी से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैडम, आप बीच में मत बोलिए। मैडम, ये टीवी डिबेट में ना, मैम, ऐसे टीवी डिबेट पे बीच में नहीं चिल्लाना होता है, थोड़ा रखना, मतलब कर्टिसी के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ काम करना होता है। देखिए चित्रा जी, मैं बोल रहा हूँ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, आपस में मिलिए, आप लोग सब बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम क्यों, कौन है आपत्ति करने वाले। मगर चाय कॉफी पीने से चुनाव नहीं जीता जाता है। आप याद करिए, कर्नाटक में 2018 में जब इससे पहले सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये, और कुमार स्वामी जी बने थे, उनका एक गठबंधन की सरकार बनी थी, तो ये सारे लोग हाथ पकड़ करके 18 नेता खड़े थे एक साथ। आप याद करिए, बंगाल के अंदर कलकत्ता में लेफ्ट भी खड़ी थी, कांग्रेस भी खड़ी थी, मायावती जी भी खड़ी थी, ममता जी भी खड़ी थी, सारे लोग 19 के चुनाव से पहले भी हाथ पकड़ करके खड़े थे। वो फोटो बहुत वायरल हुआ था, हर जगह उस फोटो के ऊपर चर्चा हुई, चाय भी पिया था साथ में। क्या हो गया?
2019 के चुनाव में साथ में नहीं लड़े ये लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने वाला है, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी लड़ ले साथ में, हमने रोका है इनको। क्यों नहीं लड़ रहे हैं साथ में? क्योंकि ये साथ में लड़ने की जो एक्सपेरिमेंट है इनका पूरा हो चुका है। ये साथ में लड़े थे। कांग्रेस पार्टी किसके साथ नहीं लड़ी है? कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी के साथ लड़ी है, कांग्रेस पार्टी मायावती जी के साथ लड़ी है, कांग्रेस पार्टी लालू जी के साथ लड़ी है। ये सब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने के बाद इनको मालूम पड़ा है कि कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर भी बोलता हूं, ये आपका विषय है, आप डिक्लेयर कर दीजिए ममता बनर्जी को कि मुख्य चीफ प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ममता बनर्जी होगी और लड़िए मोदी जी के खिलाफ। या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए शरद पवार होंगे। और देखिए संजय राउत जी बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी होंगे। हाँ। किसने रोका है उद्धव ठाकरे जी के नाम को डिक्लेयर करने से? आप लोग सब मिलके चाय पे डिक्लेयर कर दीजिए ना, और 24 से मिलके लड़िए। ये आप आपस में फ्रस्ट्रेटेड हैं और सारा गुस्सा हम पे निकालेंगे, ये कैसे चलेगा? इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? हमें कुछ नहीं पड़ा है। आपको क्यों जल्दबाजी? हमें कुछ नहीं पड़ा है ना। आप तो मोदी को बदल नहीं सकते, मोदी जी को आप बदलेंगे नहीं, मोदी जी वही रहेंगे। तो आप बदलिए, आप जो करना है करिए। अरे भैया मैडम आप लोग लड़िए नहीं लड़िए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पीजिए, हमारा अधिकार है। आप चाय पीजिए, तय करेंगे कि हमारा बिल्कुल 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 तय करिए प्राइम मिनिस्टर किस तरह से होना चाहिए, कौन होना चाहिए, जिसकी क्या कुव्वत है, जिसकी कैपेसिटी क्या है, वो हम लोग। लेकिन ये तो जनता तय करती है ना विद्या जी, नहीं है। वोटों के जरिए जनता तय करती है ना कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। नहीं सुनिए ना विद्या चौहान जी, ठीक है संजय शर्मा जी, मैं आपके पास, ये तो जनता तय करती है ना, जब वोट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं। और यहाँ पर मैं देख रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के सीएम केसीआर की ओर से इसी तरह का बयान आया। 2018 में ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने इसी तरह से नेताओं के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात की थी और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की वकालत की थी। 2014 में मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे की वकालत की। 9 में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने। तो इस तरह की लंबी फहरिस्त रही है नेताओं की। लेकिन हुआ क्या 2014 से? और संजय शर्मा जी, ममता दीदी फिर इसीलिए तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं क्या कि उनके चेहरे को घोषित कर दिया जाए कि 2024 में यही लीड करेंगी? इसीलिए दीदी 5 दिन के लंबे चौड़े दौरे पर पहुंची हैं दिल्ली। देखिए 2024 में अभी 3 साल की देरी है। हाँ। और बंगाल चुनाव के बाद देश में एक संदेश गया है कि पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जो मजाक किया है, इनके प्रति जो असंवेदनशीलता दिखाई है, इसके खिलाफ देश में एक बड़ी तेज गति से एक ऐसा जनमत तैयार हो रहा है, जनता तैयार हो रही है जो आगामी दिनों में मोदी सरकार को नहीं चाहती। किसानों से भी मिलने जाएंगे दीदी, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है। हम यदि मोदी सरकार के 7 साल को कामों में देखें, तो पेट्रोल के मामले में जो टैक्स का टेररिज्म जनता पर इन्होंने लाद किया है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आजादी से आज तक के 70 सालों के इतिहास में नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर जो हर महीने लोगों के घर में गैस सिलेंडर आता है, आज मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गैस सिलेंडर के दाम सहन करना बड़ी कठिनाई का काम हो गया है और बड़ी दिक्कत में जनता है। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के खिलाफ देश की जनता अब जागरूक होने लगी है, देश की जनता अब उठने लगी है और खासकर किसानों के साथ जो मोदी सरकार जो किसानों के साथ धोखा किया है, देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, केसी त्यागी जी, इस पर जल्दी से आपका कमेंट समझ में आऊंगी, उसके बाद आपके पास केसी त्यागी साहब। देखिए किसानों के मुद्दे पर, ठीक है, मोदी अब भी जागो, जो बड़ा अनुभव है केसी त्यागी साहब का, एक बार सुन लेते हैं, ठीक है, वो भी किसान नेता के तौर पर देश में जाने जाते हैं। ठीक है सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दीदी इसीलिए विपक्षी दलों का समर्थन चाहती हैं क्या, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। टू द पॉइंट भी बात कीजिए ना। लेकिन केसी त्यागी साहब, ये बात तो सच है कि किसानों का मुद्दा बीजेपी के लिए इससे डर साबित हो रहा है और यूपी इलेक्शन में कहीं उसके लिए मुश्किलें पैदा ना हो जाए, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। मैं एक बात बता दूं, दीदी चाहती है त्यागी साहब की बात हो जाए, फिर संजय जी बोलिएगा आप। केसी त्यागी जी। चलिए। नहीं चित्रा जी, मैं पहले से ही आपके चैनल पर भी और चैनल पर भी कहता रहा हूँ, मेरी ये सोच है और मैं उसके साथ अभी भी हूँ कि केंद्र सरकार को और किसान संगठनों को टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। एक स्थिति ऐसी बनी थी कि जब केंद्र सरकार ने 1.5 साल के लिए इनको टाल दिया था, वो एक ऐसा वक्त था, उस समय किसान संगठनों को भी थोड़ी सी उदारता दिखा करके 1.5 साल को 2 साल करवा लेना चाहिए था। और उसी बीच में लोकसभा का चुनाव था।
लेकिन जब अंड बंड बयान आने लगते हैं, कोई मवाली कहने लगता है, कोई खालिस्तानी कहने लगता है, कोई पाकिस्तानी कहने लगता है, और उधर से भी मैं आपके चैनल पे फिर कहना चाहता हूँ, इस किसान आंदोलन की कामयाबी की दो शर्तें हैं। एक तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन की तर्ज पे और जयप्रकाश जी की तर्ज पे, एक तो इसको अहिंसक होना पड़ेगा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। एक तो इनको ये अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ भी हो जाए और कैसे भी हो जाए, इनको पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो परहेज पॉलिटिकल कहाँ कर रहे हैं, वो तो लग गए हैं अब बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में। और हम सब ने देखा था टिकैत साहब ने किस तरह से नंदीग्राम में जाकर ममता बनर्जी को जिताने की अपील की थी। जगह जगह उन्होंने रैलियां की थी वहां की सरकार के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में। बीजेपी के लिए ये मुद्दा कितना भारी पड़ेगा किसानों से अगर कोई रास्ता नहीं बन पाता है तो? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र तोमर जी को फिर करना चाहिए, लेकिन इनके पिताश्री महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी मैंने काम किया है। उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अपने मंच पे नहीं चढ़ने दिया। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनको भी मंच पे नहीं चढ़ने दिया। और जब उन्होंने पानी मांगा तो यूं हाथ से पानी पिलाने के लिए प्रेरित कर दिया था। राजेश पायलट गए थे मेरठ के उसमें। तो इसकी पवित्रता इसी में है कि ये सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर लड़े। किसानों से ज्यादा शोषित, उनसे ज्यादा दिक्कत में आज देश में कोई भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं। वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमानों का इसी के साथ शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की दिक्कत है तो सरकार को उसे सुलझाना चाहिए, दूर करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन किसान संगठन भी अगर राजनीति करने लगेंगे तो यकीनन उनकी मंशा पर भी सवाल उठेंगे और किसानों के बहाने भी विपक्ष की राजनीति अलग तरीके से आगे बढ़ी है। और यकीनन ममता बनर्जी भी किसानों के सहारे कहीं ना कहीं अपने दावे को और ज्यादा दिल्ली में मजबूत करना चाहती हैं। लंबे चौड़े दौरे पर आ चुकी हैं ममता बनर्जी। पीएम से मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ममता दीदी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। आज दंगल में हमारा सवाल था, क्या 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 15% ने हां कहा है, जबकि 85% ने नहीं कहा है। अब ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा कैसे बनेंगी अगर इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे? दीदी आगे क्या करती हैं, इस पर रहेगी आज तक की नजर।